हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उस पे चर्चा करेंगे। वैसे तो ये जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसे 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, यूपी बोर्ड में तो मुझे अपने समय का याद है कि 12th स्टैंडर्ड में इसे पढ़ाया जाता था। हो सकता है अब इसे 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता हो, और बाकी बोर्ड जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड्स में हो सकता है और पहले इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता हो, तो इसे हम वहाँ भी पढ़ते हैं। पर चूंकि उस वक्त या तो हम इतने होशियार नहीं होते कि इतनी स्टैंडर्ड चीज़ को, हम इतने स्टैंडर्ड सेक्शन को, इतने स्टैंडर्ड चैप्टर को हम समझ सकते हैं, या फिर हम इतना सीरियसली इस चैप्टर को नहीं लेते। इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जनरली हर एक स्टूडेंट का एक वीक सेक्शन ही रह जाता है, एक वीक एरिया ही रह जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। व्हेन यू फॉर्म अ सेंटेंस, या जब आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, तो वो 3 प्रकार का हो सकता है। इट कुड ईदर बी अ सिंपल सेंटेंस, इट कुड ईदर बी अ कंपाउंड सेंटेंस और अ सिंपल सेंटेंस। आपके सामने कभी भी कोई वाक्य दिया हो, वेन एवर अ सेंटेंस इज गिवन बिफोर यू, तो उसके 3 ही लक्षण हो सकते हैं। उसको 3 में से ही किसी कैटेगरी में डाला जा सकता है। या तो वो सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस हो, एक्स वाई जेड कोई भी सेंटेंस हो, या तो वो सिंपल कैटेगरी का हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो एक कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। देखिए, टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बेसिक लेवल से पढ़ाया जाना भी ज़रूरी है। इसलिए बहुत जल्द हम ऐसे वीडियोस भी लेकर आएंगे जिसमें हम बेसिक लेवल से टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ाएंगे आपको, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसे कई बार रिमूवल ऑफ टू भी कहा जाता है। रिमूवल ऑफ टू मतलब TOO2 भी कहा जाता है। कई बार इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में जाना भी कहा जाता है, या सिंपल से लौट करके फिर से कॉम्प्लेक्स में जाना भी कहा जाता है। और जिसमें हथियार के रूप में कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए कंजंक्शन सो दैट का यूज किया जाता है, और सिंपल में लौटने के लिए कंजंक्शन टू टू का यूज किया जाता है। वैसे तो टू टू को कंजंक्शन की संज्ञा नहीं दी गई है, पर चूंकि सेंटेंस मेकिंग में बहुत ही अहम योगदान होता है, इस वजह से कई लोग इसे कंजंक्शन की भी संज्ञा देते हैं टू टू। अदरवाइज आप इसे एक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, चॉइस आपकी है। देखिए, अगर आप उसे कंजंक्शन कह देते हैं या नहीं कहते हैं तो कोई अपराध आपने नहीं कर दिया। हाँ, अगर आपको वे ऑफ यूज नहीं मालूम है कि कैसे हमें सो दैट का यूज करना है या टू टू का यूज करना है, तो जरूर आपको लॉस हो सकता है। तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे। देखिए, खास तौर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कोई छोटी चीज नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज आती है, एडजेक्टिव क्लॉज आती है, एडवर्ब क्लॉज आती है, और बहुत सारे तरीके होते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में ले जाने के, या कंपाउंड को सिंपल में ले जाने के, मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। धीरे धीरे हम हर चीज को शूट करेंगे, हर चीज को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सबसे ज़्यादा रेलेवेंट या सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, स्पेशली अगर टेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, वो एग्ज़ाम्स जिनमें सीधे तौर पे ये पूछा जाता है कि आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू सिंपल, या आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू कॉम्प्लेक्स, या आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है इनटू कंपाउंड। उनमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको एक टाइटल दिख रहा है जिसके लेफ्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और राइट में लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंसेस। बीच में जो एरो मैंने बनाया है, टू वे एरो है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देना। इसी को बहुत ध्यान से देखिए आप। टू वे एरो है, विच मीन्स कि आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाएंगे और फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स में लौट भी आएंगे।
टाइप 1 के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इन्हें मैं समझाऊंगा और जिन कंजंक्शंस का मैं यूज करूंगा, जिन टूल्स का मैं यूज करूंगा, वो टूल्स हैं सो दैट और टू। कभी सो दैट और कभी टू। अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो सुनिए, सो दैट की हिंदी होती है ताकि, और टू की वैसे तो कोई हिंदी नहीं होती, हम इसे ताकि भी बोल देते हैं कभी कभी, और कभी कभी अपने कन्वीनियंस से इसका सीधे मीनिंग निकाल लेते हैं कुछ भी बोल करके। कैसे, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में THAT दैट का यूज किया गया हो एज अ कंजंक्शन, फिर से सुनिए, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में THAT दैट का यूज किया गया हो एज अ कंजंक्शन, जब कभी दैट कंजंक्शन बनेगा तो उसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। या तो वो की बोलेगा, क्या बोलेगा, की, या तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन में जाइए। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, वहां पर दैट जो भी बोलता है, दैट जो भी बोलता है, जो, जिसको मैं हिंदी में कह रहा हूं। तो जब भी कभी किसी सेंटेंस में दैट का यूज एज अ कंजंक्शन किया गया हो, दैट अगर कंजंक्शन है तो वो की बोलेगा या फिर जो बोलेगा, प्रायः की बोलेगा। तो हर वो सेंटेंस जिसमें दैट आया है और वो की बोल रहा है, इट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 100% सही बात है। तर्क भले ही मैंने ना बताया हो कि क्यों, देखिए पेपर में ऐसे पूछा भी नहीं जाता कि क्यों। हाँ, मैं बताऊंगा जरूर। मैंने आपसे कहा था अभी पहले ही, थोड़ी देर पहले, कि जब मैं बेसिक लेवल से आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो इस क्यों का भी जवाब दूंगा। तब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर ये एक एक्सक्यूज मी, या फिर ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर ये एक सिंपल सेंटेंस है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए। देखिए, सो दैट वर्सेस टू, इट इज अ वेरी रेलेवेंट पेयर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, इसलिए बहुत ही अटेंटिवली आपको सबको सुनना है। तो फिर से सुनिए, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में दैट एज अ कंजंक्शन आया हो और वो की बोल रहा हो या फिर जो बोल रहा हो, तो जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहा जाएगा। जब भी कभी हम किसी सेंटेंस में सो दैट का यूज करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, और जब हम सो दैट के प्लेस पे टू का यूज करेंगे तो वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिखिए। देखिए, दिस मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। दिस मैन इज सो ओल्ड, ओल्ड के पहले सो लगा दिया गया और फिर ओल्ड के बाद दैट लगा दिया गया, आ गया ना कंजंक्शन, सो दैट। ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ये व्यक्ति इतना ज्यादा बूढ़ा है कि ये अपना देखभाल या अपनी देखभाल नहीं कर सकता। अब मैं इसी सेंटेंस को टू से लिख रहा हूं, तो मैं आपको टू की शर्त बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत आवश्यक है कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में आप कंजंक्शन टू का यूज करें तो उसकी हिंदी बनाते वक्त आपको नहीं बोलना होगा। हिंदी में नहीं शब्द का आना आवश्यक होगा, जरूर आना चाहिए। और यदि नहीं शब्द आने पर वाक्य की हिंदी उचित है तो टू का होना भी उचित है, और अगर नहीं बोलने पर वाक्य की हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो फिर आप उस सेंटेंस को टू से नहीं बना सकते। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में कंजंक्शन टू का यूज हुआ है तो उस सेंटेंस की हिंदी नकारात्मक होनी आवश्यक है। उस सेंटेंस की हिंदी में नहीं का होना, नहीं शब्द का आना जरूरी है, आएगा जरूर। यदि नहीं शब्द के आने से वाक्य का अर्थ प्रभावित नहीं होता, मतलब वाक्य का जो मीनिंग है वो इंटैक्ट रहता है, करेक्ट रहता है, तब तो फिर ठीक है। और अगर मीनिंग स्पॉयल हो जाता है तो फिर आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूं, क्योंकि अभी सिर्फ हम टू नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सो दैट और साथ ही साथ टू पढ़ रहे हैं, सो दैट वर्सेस टू पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलूंगा। सो दैट
में तमाम तरीके के सेंटेंसेस आ सकते हैं, पर सो दैट का केवल वो ही सेंटेंस, सो दैट से बना केवल वो ही सेंटेंस टू टू में कन्वर्ट किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जिसमें दैट, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कंजंक्शन दैट के बाद दी गई क्लॉज के बाद दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो। अब आप तुरंत पढ़िए जो पहला सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स का, दिस मैन इज सो ओल्ड दैट, दैट के बाद के सेंटेंस को मैंने अंडरलाइन किया है, ध्यान से पढ़िए। ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कैन के साथ क्या लगाया गया है, नॉट लगाया गया। तो अब पॉसिबिलिटी है कि इसे टू टू में कन्वर्ट करके रखा जा सके। फिर से सुन लीजिए, सो दैट से बना केवल वो ही सेंटेंस टू टू में जा सकता है या केवल उसी सेंटेंस को टू टू से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सो दैट के जिसमें कंजंक्शन दैट के बाद आने वाली क्लॉज, कंजंक्शन दैट के बाद आया सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कि यहां दिया हुआ ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। तो अब पॉसिबिलिटी है कि इसे हम टू टू से बनाएं। साथ ही साथ जब टू टू आएगा तो नॉट लिखा नहीं जाएगा, नॉट इनहेरेंट होगा, उसमें उसके भीतर ही होगा, नेगेटिविटी स्वाभाविक तरीके से आएगी, नॉट लगाना नहीं होगा। कैसे बनाया गया देखिए, मेरे साथ साथ देखिएगा बहुत गौर से, चूंकि टेक्नोलॉजी का अभाव है, अदरवाइज मेरे पास भी कोई डिजिटल मार्कर होता है ना, और मैं आपको और कन्वीनियंटली पढ़ा सकता, मुझे पढ़ाने में ज़्यादा सरलता होती, लेकिन अभी सर जो भी फैसिलिटीज़ मेरे पास हैं मैं उन्हीं के साथ बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि गौर से देखिए आप, क्योंकि मैं कुछ भी रन टाइम पे लिख तो पा नहीं रहा हूं पढ़ाते समय, सब ऑलरेडी मैंने लिख रखा है ना। तो थोड़ा सा कॉपरेट करिए, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, और ज़रूर समझ में आएगा। देखिए कैसे लिखा गया, दिस मैन, फिर नीचे दिस मैन इज सो की जगह पे आपने TOO2 लगा दिया, ओल्ड लिखा, और फिर जो दैट था उस दैट के प्लेस पे आपने टू का यूज किया, यही तो किया है ना, दैट के प्लेस पे आपने टू का यूज किया। और सबसे जरूरी काम आगे क्या है, आपने जो सेंटेंस दिया है ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, इससे सेंटेंस का दर्जा छीन लिया, इस सेंटेंस को आपने किल कर दिया, सीधे तौर पे ये जो कहना चाहता है उस मीनिंग को ही रख लिया। कैसे, सब्जेक्ट ही को आपने हटाया, फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब कैन है उसे भी रिमूव कर दिया, और जो उसके बगल में नॉट है उसे ये हटा दिया, ये सोचते हुए कि टू टू के भीतर ही नेगेटिविटी है, नॉट नहीं चाहिए। तो आपने सब्जेक्ट ही को हटा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब कैन को हटा दिया, नॉट को तो हट ही जाना था, फिर आगे का सेंटेंस लिखा टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ये तरीका है। तो जब भी कभी सो दैट के प्लेस पे टू टू आएगा तो जो दैट के बाद की क्लॉज है ना सर, दैट के बाद की क्लॉज है, उस क्लॉज को ही आप किल कर देंगे, सिर्फ उसका जो वर्ब वाला पार्ट है, जैसे एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, तो टू टू क्या करेगा, सब्जेक्ट वाले हिस्से को हटा देगा, वर्ब से भी ऑक्सिलरी वर्ब को हटा देगा, सीधे वर्ब को रखेगा, और अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो उसको रख लिया जाएगा। जैसे टेक केयर ऑफ के बाद हिमसेल्फ है, उसको रख लिया गया। सरलता से आ गया होगा समझ में। ही को हटाया गया, कैन को और नॉट को भी हटा दिया गया, टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ को रख लिया गया। इससे आप कॉम्प्लेक्स से बन गए, आ गए सिंपल में। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये सिंपल कैसे हुआ, या फिर पिछला कॉम्प्लेक्स कैसे था। तो पिछला कॉम्प्लेक्स ऐसे था क्योंकि उसमें कंजंक्शन दैट आया था और वो दैट की बोल रहा था। एक ये तरीका है समझने का कि पिछला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कैसे था। दूसरा तरीका ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मल्टीपल क्लॉजेस होंगी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, मल्टीपल वर्ब्स होंगी। आप देखिए ना, सेंटेंस की शुरुआत में एक क्लॉज है दिस मैन इज सो ओल्ड, और फिर कंजंक्शन दैट के बाद एक दूसरी क्लॉज है ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। यही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिम्टम है। और जब आपने इसी सेंटेंस को टू टू से लिखा तो आपने दूसरी क्लॉज को किल कर दिया। अब सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है दिस मैन और एक ही मेन वर्ब है इज। पहले दो सब्जेक्ट थे, एक तरफ दिस मैन और दूसरी तरफ ही,
जो कि दिस मैन का ही प्रोनाउन है, और दो मेन वर्ब भी थी, एक इज और दूसरी कैन नॉट टेक केयर वाला जो सेक्शन है। अब लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट है दिस मैन, क्योंकि आपने दूसरा जो सब्जेक्ट था ही उसको तो हटा ही दिया ना, तो अब ये सिंपल हो गया। जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो एक मेन वर्ब हो वो सिंपल है, और जिसमें मोर देन वन सब्जेक्ट वन मेन वर्ब हो, मोर देन वन सब्जेक्ट मोर देन वन मेन वर्ब हो, वो या तो सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो अभी आपको समझ में आया कि सो दैट की जगह टू टू कैसे इस्तेमाल कर लिया गया। बताइए, सो दैट के प्लेस पे टू टू का यूज या कॉम्प्लेक्स के प्लेस पे सिंपल कैसे आ गया विद द हेल्प ऑफ टू टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में गए थे सर, अब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। कैसे? पढ़िए सेकेंड एग्जाम्पल को। सिंपल सेंटेंस, शी वॉज टू पुअर, इस बार टू लगा दिया क्या? शी वॉज, क्योंकि सिंपल पहले हम बना रहे हैं। शी वॉज टू पुअर टू बाय दोज बुक्स फॉर हर डॉटर, वो इतनी गरीब, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि टू टू की वैसे कोई हिंदी नहीं होती, टू टू का सेंटेंस भी इतना की बोलकर ही हिंदी में अनुवादित किया जाता है। जैसे दिस मैन इज टू ओल्ड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ की हिंदी वही है जो ऊपर लिखे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दिस मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ क्या हिंदी है? जो भी हिंदी है यही कि ये व्यक्ति इतना गरीब है कि अपनी देखभाल नहीं कर सकता, बिल्कुल यही हिंदी है उसी के नीचे लिखे सेंटेंस की, जो कि टू टू से बनाया गया। दिस मैन इज टू ओल्ड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, यही हिंदी, ये व्यक्ति इतना गरीब है या इतना बूढ़ा है कि अपनी देखभाल नहीं कर सकता। अब सिंपल सेंटेंस पे फिर से आते हैं, जो कि सेंटेंस नंबर 2 है। पढ़िए, शी वॉज टू पुअर टू बाय दोज बुक्स फॉर हर डॉटर्स। मैंने कहा कि हिंदी में आप यहां भी इतना की का ही इस्तेमाल करिए। और कैसे? वो महिला इतनी गरीब थी कि अपनी बेटियों के लिए उन किताबों को नहीं खरीद सकी या नहीं खरीद सकती थी या नहीं खरीद पाई। देखिए, जब भी कभी आपने सेंटेंस में टू टू लगाया तो आपको नहीं शब्द का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और मैं नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, नॉट कहीं लिखा नहीं है, लगा नहीं है जो सेकेंड पेयर है सेंटेंस का उसमें, लेकिन चूंकि टू टू का यूज किया गया है तो मैं उसमें नहीं लगा कर ही बोलूंगा, और नहीं लगाने से अगर हिंदी सही आ रही तो ठीक है, नहीं सही आ रही है तो गलत है। पढ़िए, वो महिला इतनी गरीब थी कि अपनी बेटियों के लिए उन किताबों को नहीं खरीद सकी, ये इसकी हिंदी है। अब मैं इसी सेंटेंस को जब कॉम्प्लेक्स में लेके जाता हूं तो कैसे आएगा? शी लिखा, वॉज लिखा गया, जहां पर TOO2 था, सबसे नीचे का सेंटेंस देख रहे हैं आप ना, जहां पर टू था वहां पर आपने सो लगा दिया। जरा एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं। लगातार बोलने से थैंक यू। तो TOO2 के प्लेस पे सो का इस्तेमाल कर लिया गया। फिर पुअर है, और जब टू था तो उस तरफ टू आया, अब जब सो आ गया तो फिर टू के प्लेस पे दैट लगा दिया गया। जैसे ही दैट आएगा, दैट के बाद अब एक प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे। प्रॉपर सेंटेंस की शुरुआत एक सब्जेक्ट से होगी, और सब्जेक्ट इस सेंटेंस का कौन है? वो महिला। भाई, वो महिला ही तो गरीब थी, वो महिला ही किताबों को नहीं खरीद सकी। ये जो टू के बाद बाई वर्ब लिखी है, ये वर्ब बाई किसकी वर्ब है? भाई, उस महिला की ही तो वर्ब है जो उन किताबों को नहीं खरीद सकी। तो हमने वही किया, शी सब्जेक्ट को लिख दिया। और जब मैंने हिंदी निकाली थी तो हिंदी क्या बताई थी? कि वो महिला अपनी बेटियों के लिए उन किताबों को नहीं खरीद सकी, नहीं खरीद पाई, नहीं खरीद सकती थी। अब सकती थी या सकी के लिए कुड ही तो इस्तेमाल करेंगे और नॉट लगा देंगे, और फिर बाई लगाया, आगे का सेंटेंस हूबहू वैसे ही, दोज बुक्स फॉर हर डॉटर्स। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल और सिंपल से कॉम्प्लेक्स में भी आना जाना सीख गए होंगे संभवतः। मदद किसकी ली है आपने? कभी कंजंक्शन सो दैट की और कभी कंजंक्शन टू टू की। जब आपको
कॉम्प्लेक्स में रहना था तो सो दैट का यूज़ किया, फिर सिंपल में आना था तो टू का यूज़ किया, फिर जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना था तो सो दैट का यूज़ किया। मैंने जो सबसे ज़रूरी बात आपको बताई है टू को लेकर और सो दैट के संदर्भ में, वो ये कि सो दैट का केवल वही सेंटेंस टू से बन सकता है जिसमें दैट के बाद, कंजंक्शन दैट के बाद दी गई क्लॉज में नॉट का यूज़ किया गया हो या किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया हो, मतलब दैट के बाद आने वाली क्लॉज नेगेटिव हो। केवल ऐसे ही सो दैट से बने सेंटेंसेस टू से ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 में मैंने इतनी बात बताई, टाइप 2 में आगे की बातें सीखेंगे हम। देखिए ये सेशन जो है थोड़ा सा लेंदी ज़रूर होगा, क्योंकि मैं जितना इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, जो जितना इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कम समय में नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं ऑफलाइन क्लास में इसी सेशन को, जो कि तकरीबन 45 to 50 मिनट्स का होगा, मैं इसे ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूं तो इट टेक्स मी समवेयर अराउंड 1 hour 30 मिनट्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 घंटे की क्लास को मैं कितना भी कम करूंगा तो वो 45 to 50 मिनट्स में तो रह ही जाएगी, इससे कम में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो आपको पेशेंस रखना होगा अगर आपको सीखना है तो। अब देखिए सामने स्लाइड पे टाइप 2 लिखा हुआ है, वही सब कुछ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, बीच में वही एरो कि कभी आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाएंगे और कभी लौट के फिर से कॉम्प्लेक्स में आएंगे। यहाँ टाइप 2 के सेंटेंसेस हैं। अब हमें आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि सो दैट का सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हुआ और सिंपल हुआ तो टू आएगा, ठीक है। तो ये सरलता हो गई है। पढ़िए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। जो पहला सेट ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं उसे देखिए। दिस मैन इज सो क्लेवर दैट वी कैन नॉट ट्रिक हिम। पहली कंडीशन मैंने आपसे क्या कही थी कि अगर सो दैट का सेंटेंस टू में जाना चाहता है तो कंडीशन मैंने क्या बोली थी, यही कि कंजंक्शन दैट के बाद जो क्लॉज दी गई हो वो नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए सो क्लेवर के बाद दैट, और दैट के बाद क्या लिखा, वी कैन नॉट ट्रिक हिम। हाँ, नॉट आया है, यानी कि टू का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई, टाइप 2 आ गया है ना, तो दूसरी कंडीशन अब हम आपको यहां बताएंगे। वो कंडीशन ये है कि आप ध्यान से देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिया हुआ है उसके दोनों तरफ कंजंक्शन दैट के लेफ्ट में और राइट में जो क्लॉजेस दी गई हैं उनके सब्जेक्ट्स को बोल्ड और अंडरलाइन किया गया है। दिख रहा है आपको, दिस मैन, जो कि दैट के लेफ्ट में जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है, और वी जो कि दैट के राइट में क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है। क्या चीज अलग हो गई है पिछले सेंटेंसेस से? सर इस बार दोनों क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स बदल गए हैं। पहली क्लॉज का सब्जेक्ट दिस मैन है और दूसरी क्लॉज का सब्जेक्ट वी है, जबकि टाइप 1 में जो हमने सेंटेंसेस लिखे थे उनमें दैट के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट्स थे। याद करिए, पहला जो सेट था टाइप 1 का, उसमें दैट के लेफ्ट का सब्जेक्ट था दिस मैन और राइट का सब्जेक्ट था ही। अब दिस मैन का ही तो प्रोनाउन ही है, तो सेम सब्जेक्ट हुए। अब जो टाइप 1 में ही दूसरा सेट ऑफ सेंटेंसेस था, उसके लेफ्ट में भी जो क्लॉज थी उसका सब्जेक्ट शी था और राइट में भी जो क्लॉज थी उसका सब्जेक्ट भी शी था। तो सब्जेक्ट्स मैच कर रहे थे, यहां सब्जेक्ट्स मिस मैच कर रहे हैं। इससे क्या समस्या हो सकती है, तो ध्यान से देखिएगा। जब आप इसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में लेके जा रहे हैं, दिस मैन इज, अब मैं सिंपल में जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस मैन इज, सो की जगह टू लगा दिया गया, क्लेवर, और दैट की जगह फिर टू लगाया गया। और अब देखिए टू बी ट्रिक्ड लिखा, सर पैसिव बना दिया गया। क्यों पैसिव बना दिया गया, क्या कारण आ पड़ा होगा? इससे पहले तो पैसिव नहीं बनाया गया। तो ध्यान से मैं जो बता रहा हूं वो सुनिएगा। फिर से वही बात कि टेक्नोलॉजी का अभाव है तो उतना ज़्यादा दिखा करके नहीं मैं पढ़ा सकता आपको। जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द मतलब ऐसी चीज़ें मेरे पास हों
कि मैं आप सभी को ज़्यादा इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ा सकूं। मुझे उम्मीद है कि अभी भी आपको इंटरैक्टिव ही लग रहा होगा। इंटरैक्टिव अगर कम लग रहा होगा तो इम्पॉर्टेंट ज़रूर आपको ज़्यादा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं। जब सब्जेक्ट्स में मिसमैच हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, सो दैट का सेंटेंस टू से किन शर्तों में बदल सकता है। पहली सबसे जरूरी शर्त है कि दैट के बाद की क्लॉज नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मिसमैच भी नहीं होना चाहिए, प्रायः मिसमैच नहीं होना चाहिए। दैट के लेफ्ट और राइट में जो क्लॉजेस हो उनके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। शुरुआत में एक ही जैसी चीजें आनी चाहिए। अगर वैरी कर रही हो तो फिर या तो सो दैट का सेंटेंस टू से बनेगा नहीं, और अगर बनेगा तो जो प्रेजेंट में वॉइस होगी सेंटेंस की, सो दैट में दैट के बाद उसकी वॉइस को बदलना पड़ेगा। जैसे अभी क्या लिखा है दैट के बाद, वी कैन नॉट ट्रिक हिम। ट्रिक जो लिखा है वी कैन नॉट ट्रिक, ये एक्टिव में लिखा है, तो प्रेजेंट में वॉइस इसकी एक्टिव में है तो हमें पैसिव में करना पड़ेगा। अगर पैसिव में होती तो एक्टिव में करना पड़ता। उसका भी कारण है, तर्क है। ध्यान से देखिए, दैट के बाद जो लिखा है वी कैन नॉट ट्रिक, ट्रिक के बाद में क्या लिखा है, हिम, जो कि ऑब्जेक्ट है। गौर से देखेंगे तो पाएंगे ये जो हिम लिखा है, जो कि ऑब्जेक्ट है इस क्लॉज का, ये हिम भीतर से क्या है, वही व्यक्ति ही ना। हिम का क्या मीनिंग है, दिस मैन। तो अगर हम चाहते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि दिस सो दैट का ये सेंटेंस टू से बन जाए, तो पहले तो हमें एनी हाउ ये एंश्योर करना होगा कि मैचिंग हो जाए। और मैचिंग कराने के लिए हमें वी कैन नॉट ट्रिक हिम, जो कि दैट के बाद की क्लॉज है, वी कैन नॉट ट्रिक हिम, इसका वॉइस चेंज करना पड़ेगा, इसे पैसिव में ले जाना पड़ेगा, तब तो हिम शुरू में आएगा और ही हो जाएगा। जैसा कि आप उसके नीचे वाले ही सेंटेंस में देख रहे होंगे कि दैट के बाद अब वी कैन नॉट ट्रिक हिम को पैसिव में कर दिया गया, और जहां वी था अब वहां ही हो गया। अब फिर से मैचिंग हो गई। इस तरफ दिस मैन है और दैट के बाद ही है, दिस मैन ही तो ही है, अब मैचिंग हो गई। अब मैचिंग के साथ जो दैट के बाद के क्लॉज का वॉइस था उसी वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए, और देखिए ना, सो दैट के बाद ही कैन नॉट बी ट्रिक्ड, यही तो लिखा है, ही कैन नॉट बी ट्रिक्ड बाई अस, ही कैन नॉट बी ट्रिक्ड बाई अस। तो अब आप क्या करिए, ही को हटाइए, कैन नॉट को हटाइए, बी ट्रिक्ड को रहने दीजिए, वही टू बी ट्रिक्ड लिखा हुआ है। बाई अस को नहीं लगाया गया, क्योंकि जब आप वॉइस को पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इन सबको जनरली पैसिव वॉइस में हटा दिया जाता है, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सो दैट के सेंटेंस को सक्सेसफुली टू में कन्वर्ट कर सके। तो ये तरीका था। दूसरा तरीका भी उसी के नीचे लिखा, देखिए सिंपल में 2 सेंटेंसेस लिखें, वो भी सेम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। अच्छा देखिए, जब आप दैट के बाद की क्लॉज का सब्जेक्ट किल कर रहे हैं, वी को हटा रहे हैं, कैन नॉट को हटा रहे हैं, या पैसिव में भी जब किया तो ही और कैन नॉट को हटाया, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं समझिएगा। देखिए, जब भी कभी आप किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को यूज़ करते हैं तो वर्ब को हर हाल में अपने लिए एक हैंडलर चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए। हैंडलर की बात, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात मैं एक बार ऑलरेडी कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन, जिसके मैंने 2 सेशंस रिकॉर्ड किए थे, मैं उनमें बता चुका हूं। आप एक काम करें, इस सेशन के बाद आप उन दोनों वीडियोस को भी देख लें। कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन के 2 मैंने वीडियो शूट किए थे, जिसमें वर्ब और उसके हैंडलर की बात पर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। मैं अभी भी बता रहा हूं, सुनिए। जब भी कभी आप किसी सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब को उसका सब्जेक्ट, उसका हैंडलर, जो कि उसका सब्जेक्ट हो सकता है या उसको ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूर देते हैं, और ये भी एंश्योर करते हैं कि जो भी आप हैंडलर दें वो वर्ब के लेफ्ट में ही हो।
तभी तो जब हमने पहला सिंपल सेंटेंस बनाया था कॉम्प्लेक्स से, तो उसमें वर्ब ट्रिक को पैसिव में कर दिया था। टू बी ट्रिक्ड क्यों किया कि जो ट्रिक वर्ब है वो अपने लेफ्ट में जब चलेगी, देखिए आप ट्रिक वर्ब को एक आदमी समझिए और उसके लेफ्ट में उसको चलने को बोलिए और उससे कहिए कि जो उसका सब्जेक्ट हो, जहाँ पे उसका घर हो, वो वहाँ रुके। तो पूछे ट्रिक से, ट्रिक लेफ्ट में चलती चली जाएगी तो क्या क्लेवर से रिलेट करेगी? मतलब वर्ब जो ट्रिक है ये अपने लेफ्ट में अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढ रही है। ध्यान से देखिए, क्लेवर के पास आई, क्या ट्रिक क्लेवर का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता? नहीं। फिर टू नहीं, इज नहीं, फिर दिस मैन के पास ये ट्रिक वर्ब पहुंचती है और दिस मैन से पूछती है, या दिस मैन और ट्रिक के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि ये जानने के लिए कि जो दिस मैन है वो ट्रिक का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो क्या दिस मैन ट्रिक का सब्जेक्ट है? अगर दिस मैन ट्रिक का सब्जेक्ट है तो ये व्यक्ति ही धोखा देगा, और अगर दिस मैन ट्रिक का ऑब्जेक्ट है तब इस व्यक्ति को धोखा दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि ये व्यक्ति धोखा नहीं दे रहा, इस व्यक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो ट्रिक कौन नहीं कर सकता? इस व्यक्ति को हम नहीं कर सकते, दुनिया को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो ट्रिक वर्ब है उसके लिए ये दिस मैन ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिव वॉइस का रूल है, अगर वर्ब के लेफ्ट में उसका ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब को पैसिव में जाना चाहिए, और अगर वर्ब के लेफ्ट में उसका बाएं हाथ पे बाएं ओर वर्ब के लेफ्ट में उसका सब्जेक्ट हो तो वर्ब को एक्टिव में रहना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं आई हैव रिटन अ लेटर या आई एम राइटिंग अ लेटर। अब एम राइटिंग एक्टिव में है, क्यों? क्योंकि एम राइटिंग के लेफ्ट में जो आई है वो उसका सब्जेक्ट है। पर अगर मैं लिख दूं अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो अब ये जो इज बीइंग रिटन है ये पैसिव में है। क्यों? क्योंकि इज बीइंग रिटन के लेफ्ट में आ लेटर है जो कि ऑब्जेक्ट है। साफ सुथरा नियम है। ऐसा नहीं है कि मैं आई को लिखूं और इज एम राइटिंग की जगह इज बीइंग रिटन कर दूं, या आ लेटर को लिखूं और इज बीइंग रिटन की जगह एम राइटिंग कर दूं। नहीं सर, ये आवश्यक है कि जब वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट हो तो वर्ब एक्टिव में हो, और अगर वर्ब के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब पैसिव में हो। इन्हीं बातों पर और भी तमाम बातों पर हमने चर्चा की है उस सेशन में, कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन में। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो अब क्या किया हमने, जब दूसरा तरीका अपनाया तो हमने क्या किया, जो ट्रिक नाम की वर्ब थी ट्रिक, उसके लेफ्ट में हमने एक सब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया। क्या किया? फॉर अस को इंसर्ट किया है। फॉर अस कहां से आया? वी जो लिखा हुआ था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उसी वी को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस में कन्वर्ट करके लिख दिया। इससे क्या हुआ, ट्रिक वर्ब जब अपने लेफ्ट में चली ना अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की खोज में, यही तो हुआ था। ट्रिक वर्ब अपने लेफ्ट में चलेगी तो अब उसको अस मिल जाएगा, और अस से वो यही पूछेगी कि अस क्या लगता है मेरा, ट्रिक का वो क्या लगता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो पता चलता है कि अस के लिए ट्रिक जो है, ट्रिक के लिए जो अस है वो उसका सब्जेक्ट है। अब जब वर्ब के लेफ्ट में उसका सब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब एक्टिव में रह गई। और ये भी ध्यान दीजिए, देखिए वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स कई बार दोनों हो सकते हैं। यहीं पर है, आप ये जो दूसरा सेंटेंस है, ये जो ट्रिक वर्ब है, इसके लेफ्ट में अस लिखा है और पीछे लौटिए तो दिस मैन भी तो लिखा है। दिस मैन ट्रिक का ऑब्जेक्ट है और अस ट्रिक का सब्जेक्ट है। तो ऐसे में वर्ब किसकी सुनेगी? तो सुनिए, प्राय ऐसे में जो वर्ब है जो उसके करीब में होता, नियरर जो होता है, उसकी सुनती है। ट्रिक वर्ब के अधिक करीब में अस है जो कि उसका सब्जेक्ट है। अब जब वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट है, करीब में सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब एक्टिव में रहेगी, इसीलिए हमने ट्रिक कर दिया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में ध्यान रखनी है। अब आप दूसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आइए। अगर आपको कुछ भी 19-20 कम समझ में आया होगा तो अभी इन कुछ सेंटेंसेस से आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़िए। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी कुड सॉल्व इट। वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि कोई सॉल्व नहीं कर सका। पहली शर्त, क्या दैट के बाद जो क्लॉज है नोबडी कुड सॉल्व इट वो नेगेटिव है? द आंसर इज यस। नॉट भले ही नहीं लगा, पर जो नोबडी सब्जेक्ट है वो खुद में ही नेगेटिव है, तो हाँ ये कंडीशन फुलफिल होती है। आप 2-2 का विचार कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज क्या है, आप ध्यान से देखिए, वही प्रॉब्लम।
दिस द क्वेश्चन, जो कि दैट के लेफ्ट में जो क्लॉज है, द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट, उसका सब्जेक्ट है द क्वेश्चन, और दैट के राइट में जो क्लॉज है, नोबडी कुड सॉल्व इट, उसका सब्जेक्ट है नोबडी. देयर इज अ मिसमैच इन सब्जेक्ट्स एज वेल. अगेन there is again a mismatch in their subjects. इधर द क्वेश्चन है, उधर नोबडी है. तो ऐसे में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. वही बात, दैट के बाद जो क्लॉज है, नोबडी कुड सॉल्व इट, सॉल्व के बाद इट लिखा है. इट क्या है सर? इट ऑब्जेक्ट है, और इट किसके लिए आया? द क्वेश्चन के लिए ही तो आया कि कोई इसे सॉल्व नहीं कर सका. किसे? क्वेश्चन को. इट के भीतर क्वेश्चन है. तो अगर आप नोबडी कुड सॉल्व इट को पैसिव में कन्वर्ट कर दें, that it could not be solved by anybody, लिखा तो है, देखिए ना सर, it could not be solved by anybody, पैसिव कर दिया. अब इस तरफ द क्वेश्चन है, इस तरफ इट है, दोनों तरफ मैचिंग हो गई. द क्वेश्चन और इस तरफ इट. द क्वेश्चन नाउन है, इट उसी का प्रोनाउन है. मैचिंग है ना सर? सेम है दोनों तरफ. अब आप उसे टू से कन्वर्ट कर दीजिए. सो डिफिकल्ट में सो की जगह टू लगा दिया, फिर दैट के प्लेस पे TO2 लगा दिया, और इट कुड नॉट बी सॉल्व का इट हटाया, कुड नॉट हटाया, और बी सॉल्व को लिख लिया. उम्मीद है इस बार आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा. दूसरा तरीका क्या अपनाया गया? वही बात कि अगर आप किसी प्रकार से सॉल्व के लेफ्ट में उसके सब्जेक्ट को फिट कर दें, क्योंकि तो आपको पैसिव नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. वही हमने किया. कैसे? द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट लिखा, और उसके बाद फॉर एनीबडी लगा दिया. एनीबडी कहां से आया? नोबडी लिखा था दैट के बाद. अब हम उस नोबडी को तो नहीं ला सकते, क्योंकि जब आप टू के सेंटेंस में आए तो कोई नेगेटिव वर्ड यूज ना करें. टू खुद में ही नेगेटिव है, वरना हम नॉट को क्यों हटा रहे थे? रखे रहते. नॉट को हटा रहे हैं ना, क्योंकि टू इटसेल्फ इज नेगेटिव. तो हम नोबडी की के प्लेस पे एनीबडी कर देंगे, फॉर एनीबडी, और टू सॉल्व जो है वो टू सॉल्व ही रहेगा. टू सॉल्व इट ऐसे लिख दिया गया. अब क्या हुआ? ये जो टू सॉल्व में सॉल्व वर्ब है, एक्टिव में है. अभी अपने लेफ्ट में चलेगी, लेफ्ट में इसको एनीबडी मिलेगा, और लेफ्ट में ही इसको दूर जाके द क्वेश्चन मिलेगा. सॉल्व के लिए एनीबडी सब्जेक्ट है और क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है. भाई सॉल्व कोई व्यक्ति ही तो करेगा या नहीं करेगा? तो पर्सन जो है सब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, क्योंकि सब्जेक्ट करीब में है. एनीबडी सब्जेक्ट निकला, और सॉल्व को आपने एक्टिव में रख लिया. ये सब तरीके हैं सर. इन छोटी छोटी बातों को, इनफैक्ट ये छोटी बातें नहीं, ये सर बहुत बड़ी बातें हैं. देखिए, जब कभी पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना, तो मैं फिर से ऐसे किसी सेशन को रिकॉर्ड करूंगा आपको. सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, लेफ्ट राइट, ये सारी बातें मैं उधर भी बताऊंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर ये जो स्लाइड नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. मिथ अबाउट टू. वैसे तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी इसको अलग से पढ़ाया जाना जरूरी था. टू को लेके मिथ क्या है? यही कि टू का कोई भी सेंटेंस अगर बना दिया जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर टू लिखा हो तो वो एक करेक्ट सेंटेंस है. कोई भी सेंटेंस टू से बना है तो वो नहीं बोलेगा, और वो नहीं सही भी होगा. और ज्यादा जरूरी बात ये कि टू में जो TO2 है, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में आती है. जबकि अभी देखिए, पिछले स्लाइड्स में मैंने उसे पैसिव में कन्वर्ट किया था. किया नहीं था, मैंने आपको टू ट्रिक को टू बी ट्रिक्ड कराया था, टू सॉल्व को टू बी सॉल्व कराया था. तो ये कुछ मिथ हैं कि टू का सेंटेंस बनाना सरल है, टू का सेंटेंस इजीली फॉर्म किया जा सकता है, उसमें टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए. टू का सेंटेंस नेगेटिव कहा जाता है, होता है नेगेटिव, और सक्सेसफुली नेगेटिव हो सकता है. तो ये कुछ बातें गलत हैं. अब मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जो कि रॉन्ग है. देखिए, द ड्रेस वॉज टू एक्सपेंसिव टू बाय. यकीन मानिए सर, अगर आपके सामने ये लिखा हो सेंटेंस कहीं भी, द ड्रेस वॉज टू एक्सपेंसिव टू बाय, तो आप ये विचार ही नहीं करेंगे दैट इट कैन बी अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत भी हो सकता है, बल्कि आप इसके ये विचार करने के बजाय आप सीधे इसका मीनिंग निकालना पसंद करेंगे, और मीनिंग निकल जाएगा. ड्रेस इतनी महंगी थी कि उसे खरीदा नहीं जा सकता था, या ड्रेस खरीदने के लिए बहुत महंगी थी. देखिए, मीनिंग आ रहा है पर गलत है, और आप विचार नहीं करेंगे. क्यों?
क्योंकि जो लिमिटेड नॉलेज टू को लेके हम आप परस्यू करते हैं वो ये कि टू, जो पहला टू है TOO2, उसके बाद नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। देखिए आया है टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नेगेटिव वर्ड है। और दूसरी बात TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आया भी है देखिए टू बाई। जबकि रूल ऐसा है ही नहीं सर, रूल ये है कि टू का जब यूज किया जाए तो सेंस नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात TO2 के बाद आने वाली वर्ब अगर एक्टिव में रखी जानी है तो V1 में होगी, अगर पैसिव में रखी जानी है तो B+V3 में होगी। एक्टिव में होगी या पैसिव में होगी ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के फॉर्मेट पे, उसकी बनावट पे। पढ़िए ये गलत कैसे है मैं बताता हूं। ये जो टू बाई नाम की वर्ब है आपने एक्टिव में इसे रख दिया है, इसका क्या मतलब है कि इसके लेफ्ट में इसका सब्जेक्ट है। चलिए सर इसके लेफ्ट में, टू बाई के लेफ्ट में एक्सपेंसिव आया, क्या है एक्सपेंसिव टू बाई का, कुछ नहीं। फिर वॉज टू, ये क्या लगता है सर, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, और चूंकि आपने टू बाई को एक्टिव में रखा है तो सब्जेक्ट को ढूंढिए, पीछे चलते रहिए। आपको द ड्रेस मिला, क्या द ड्रेस टू बाई का सब्जेक्ट है? नहीं सर, कॉमन सेंस है। बाई का सब्जेक्ट तो वो व्यक्ति होगा जो इस ड्रेस को खरीदना चाहता होगा, बाई का तो ऑब्जेक्ट है ये ड्रेस। दिमाग लगाइए ना सर, बाई नाम की वर्ब का सब्जेक्ट, जिस वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं, बाई नाम की वर्ब के लिए वो वस्तु ऑब्जेक्ट हुई और आप सब्जेक्ट हुए। तो बाई के लिए ये जो ड्रेस है ये तो ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब के लेफ्ट में उसका ऑब्जेक्ट है देन हाउ कैन द वर्ब रिमेन इन एक्टिव वॉइस? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो आपने जब इसे राइट किया तो टू बाई को तुरंत पैसिव में कन्वर्ट किया, यही तो पहला राइट सेंटेंस है। टू बाई के प्लेस पे टू बी बॉट कर दिया, क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में जो द ड्रेस है वो उसका ऑब्जेक्ट है। ये पहला तरीका, मैं इसे बता जरूर चुका हूं तो रिवीजन हो रहा है आपका, और मिथ जो है वो टूट रहा है आपका टू को लेकर। दूसरा राइट सेंटेंस क्या है? मैंने बताया कि आप किसी प्रकार से वर्ब के लेफ्ट में उसका सब्जेक्ट इंसर्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि TO2 के बाद आने वाली वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म के बजाय B+V3 में जाए, पैसिव में जाए, नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप एनी हाउ वर्ब के सब्जेक्ट को इंसर्ट करिए। वही किया गया। देखिए टू एक्सपेंसिव के बाद में हमने फॉर मी लगा दिया। मेरी बात अपने तरफ से इमेजिन किया कि मान लीजिए मैं उस ड्रेस को खरीदना चाहता था तो मैं सब्जेक्ट में आई और ऑब्जेक्ट की शक्ल में मी हो गया। फॉर मी, चूंकि फॉर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फेस ही रखा जा सकता है, तो फॉर मी टू बाई इट। अब हमने टू बाई को एक्टिव में ही रखा, टू बाई को एक्टिव में ही रखा, और कैसे सही भी है क्योंकि अब टू बाई के बिल्कुल बगल में जो मी है वही तो वो व्यक्ति है जो इस ड्रेस को खरीदना चाहता है। तो जब बाई के बिल्कुल बगल में उसका सब्जेक्ट आ गया तो फिर एक्टिव में रहेगी। और प्लीज आप मी के शक्ल पे ना जाएं कि मी तो शक्ल से ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, पर सर कोई भी व्यक्ति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भूमिकाओं में होता है। जैसे मैं अपने पिता का पुत्र हूं, मैं अपने बेटे का बाप हूं, मैं अपनी पत्नी का पति हूं, शक्ल तो एक ही है मेरी, अलग अलग कैरेक्टर्स में। आपका मैं टीचर हूं, तो ये होता है सर, रोल्स अलग अलग होते हैं। ये जो मी आप देख रहे हैं ये फॉर का ऑब्जेक्ट है और बाई नाम की वर्ब का सब्जेक्ट है। फिर से सुनिए, ये जो मी है ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और बाई वर्ब का सब्जेक्ट है। अब शक्ल तो ये एक ही रख सकता है ना, या तो ऑब्जेक्ट वाला फेस ले ले या तो फिर सब्जेक्ट वाला फेस। ऑब्जेक्ट वाला फेस लिया क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ही बैठा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मी शक्ल से कैसा लग रहा है। भाव से देखिए, मी शक्ल से ऑब्जेक्ट है, फॉर का ऑब्जेक्ट है इस वजह से, और बाई का वो सब्जेक्ट है, तो शक्ल बदल नहीं देंगे आप, उसी फेस में वो सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा। और एक चीज और गौर की आपने, जब बाई एक्टिव में रहा तो हमने बाई के बगल में इट ऑब्जेक्ट भी लिखा। क्यों? क्योंकि बाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में हो तो उसके राइट में उसके ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, वरना वर्ब को पैसिव में करिए। देखिए ये भी तरीके हैं समझाने के कि कभी भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसके राइट में उसका ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तो ही वो सही है। और अगर
ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में है, राइट में उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव में चली जाए या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड किया जाए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब लेक्चर होगा तो और बताया जाएगा। एक और तरीका है, इस बार हमने क्या किया, टू को हटा ही दिया, सो दैट में लिख दिया। देखिए सो दैट का यूज कर लिया। द ड्रेस वॉज सो एक्सपेंसिव दैट, और एक प्रॉपर क्लॉज लिख दी। प्रॉपर क्लॉज कैसे लिखी, आई सब्जेक्ट हो गया और कुड ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि पास्ट में है, द ड्रेस वॉज तो कुड का यूज किया, नॉट बाय। और फिर देखिए मैंने कहा था ना आपको कि टू का सेंटेंस अपने भीतर नेगेटिविटी को रखता है, तो जब हमने इसे सो दैट में तब्दील किया तो नॉट को हमें लगाना पड़ा, दैट आई कुड नॉट बाय इट। तो ये था मिथ अबाउट टू। और टू का एक सेंटेंस अगर गलत है तो उसको करेक्ट करने के ये 3 तरीके हो सकते हैं। कभी तीनों काम कर सकते हैं जैसे कि इस केस में, और कभी तीनों नहीं भी काम कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन इन विच यू आर और यू मे बी। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने हिसाब से अपना बेस्ट ही दिया है आपको अभी तक, आगे भी मैं अपना बेस्ट ही दूंगा। कैसा लग रहा है ये सेशन मुझे जरूर बताएं। लेंदी हो रहा है इस बात को लेकर तनिक भी विचलित ना हो। आप एक कॉन्सेप्ट को रोज रोज नहीं पढ़ सकते, इसीलिए एक ही बार में मन लगा के ध्यान से समझ लें। और मैं फिर से कहूंगा, कंजंक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन के दोनों वीडियोस अगर आपने ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। कनेक्शन है इस वीडियो का उन दोनों वीडियो से। सामने स्क्रीन पे जो टाइटल लिखा है पढ़िए, सम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दैट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग टू। मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सो दैट के जिन्हें टू में तब्दील नहीं किया जा सकता। मैं इन बातों को बता चुका हूं आपको, तो रिवीजन हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर सो दैट के सेंटेंस में दैट के बाद नेगेटिविटी नहीं है तो वो टू से नहीं लिखा जा सकता। पढ़िए पहला सेंटेंस, दिस स्टूडेंट इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन क्विकली। ये लड़का इतना होशियार है कि ये किसी भी सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकता है। दैट नाम के कंजंक्शन के बाद क्या लिखा है, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन क्विकली। कहां ये नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव नहीं है तो अब ये सो दैट से रह सकता है, सो दैट से बना रहेगा, पर टू में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सेंटेंस नंबर 2, आवर परफॉर्मेंस वॉज सो पुअर दैट दे डिड नॉट हैव टू डू मच टू डिफीट अस। हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि उन लोगों को बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी हमें हराने के लिए। अब इस सेंटेंस को भी टू से नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, हालांकि यहां पर दैट के बाद नेगेटिव है। पढ़िए ना, दैट के बाद दे डिड नॉट, ये नेगेटिव हो गया, पर इसे भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बार सब्जेक्ट्स का मिसमैच है। दैट के बाद पहले जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है आर परफॉर्मेंस, और दैट के बाद जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है दे। मिसमैच है सब्जेक्ट्स में, आर परफॉर्मेंस कुछ और है और दे कुछ और है, तो फिर नहीं हो सकता। और इस बार तो अगर आप पैसिव में भी कर दें तो भी नहीं बनेगी बात। क्यों? क्योंकि जो डिफीट के बाद अस लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर आप पैसिव में करके उसे वी भी कर देंगे तो भी तो आवर परफॉर्मेंस और वी में मैचिंग नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस अलग है और हम अलग हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये टू में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, द बॉल स्ट्रक सो हार्ड ऑन द फेस ऑफ द प्लेयर। वो बॉल इतनी तेजी से उस प्लेयर के फेस पे लगती है दैट ही इमीडिएटली फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिकेम अनकॉन्शियस, कि वो तुरंत मैदान पर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अब ये सेंटेंस भी टू से नहीं जाएगा। प्राइम रीजन यही है कि दैट के बाद, कंजंक्शन दैट के बाद जो ही इमीडिएटली फेल डाउन ऑन द ग्राउंड है वो नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, इस वजह से नहीं बनेगा। भाई फेल डाउन के पहले कहां डू नॉट डिड नॉट कुछ लगा, नेगेटिव नहीं है। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, वन ऑफ द गेस्ट स्टार्टेड बिहेविंग सो इसेंट्रिकली एट द पार्टी। तमाम गेस्ट में से एक गेस्ट पार्टी में एकदम से ऐसा बेवकूफों के जैसे
पेश आना उसने स्टार्ट कर दिया, दैट इट बिकेम क्वाइट अनबियरेबल फॉर मी टू रिमेन प्रेजेंट देयर, कि मेरे लिए वहां पर बने रहना लगभग नामुमकिन सा हो गया। ये सेंटेंस भी सर आप टू टू से नहीं बना सकते, क्योंकि यहां भी वही प्रॉब्लम है। दैट के बाद जो क्लॉज है इट बिकेम क्वाइट अनबियरेबल, ये नेगेटिव नहीं है भाई, इट बिकेम लिखा है, इट डिड नॉट बिकम तो नहीं लिखा है। तो ये लिमिट्स हैं सर। सो दैट हमेशा यूज होगा, टू टू हमेशा यूज नहीं होगा। सो दैट में दैट के बाद नेगेटिव है तो ही टू टू आ सकता है। मैचिंग एनी हाउ हो जानी चाहिए, चाहे एक्टिव के तरीके से हो, चाहे पैसिव वॉइस का प्रयोग करके मैचिंग हो, तब जाकर के बात बन सकती है। तो इतनी देर में आपको ये पता चल गया होगा कि जो ज्यादा पावरफुल है वो सो दैट है, ना कि टू टू। जो कंप्लीट है वो सो दैट है, ना कि टू टू। जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी की एक छोटी सी एक्सरसाइज है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करा दिया करें, तो मैंने सोचा कि इस सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूं। चेक योर सेल्फ में टोटल में 6 क्वेश्चंस है, फटाफट समझते हैं। पहला सेंटेंस, दिस बेबी चाइल्ड इज, आगे के सेंटेंस को फिल करना। ऑप्शन नंबर ए, सो अडोरेबल दैट यू विल इमीडिएटली फॉल इन लव विद इट। इट जो आया इसी बेबी चाइल्ड के लिए आया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इट जनरली नॉन लिविंग के लिए आता है, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा है और ये नहीं पता है कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो आप जो है इट का यूज कर सकते हैं। अगर दिया हो बेबी गर्ल तो हर, शी, बेबी बॉय ही, हिम का यूज करें। नहीं गिवन है तो इट का यूज करें। अब लिखा है कि ये बेबी चाइल्ड इतना अडोरेबल है, इतना अच्छा है कि आप तुरंत उसके प्यार में पड़ जाएंगे, आपको तुरंत उससे प्यार हो जाएगा। अब टू टू वाला ऑप्शन देखिए, टू अडोरेबल टू इमीडिएटली फॉल इन लव विद इट। अब आप इसे सो दैट से लिखिए, टू टू से नहीं लिख सकते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये नेगेटिव नहीं बन पा रहा है। जब आप ए को पकड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, तो हिंदी है कि ये बच्चा इतना अडोरेबल है कि आपको तुरंत इससे प्यार हो जाएगा, हिंदी सही आ रही है। अगर आप बी को पकड़ते हैं तो आपको इसी हिंदी में नहीं बोलना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टू टू लगा लिया है। यही हिंदी रखिए, कैसे? ये बच्चा इतना अडोरेबल है कि आपको तुरंत इससे प्यार नहीं होगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर अडोरेबल है तो आपको प्यार क्यों नहीं होगा? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? टू टू का सेंटेंस बनाया है तो नहीं बोलना मजबूरी है, अच्छा लगे और चाहे ना अच्छा लगे। नहीं बोलने से बात बनती है, ठीक नहीं बनती है तो टू टू नहीं यूज होगा। तो सो अडोरेबल दैट यू विल इमीडिएटली फॉल इन लव विद इट, इतना प्यारा है कि आपको तुरंत प्यार हो जाएगा। सीम्स राइट। इतना टू अडोरेबल टू इमीडिएटली फॉल इन लव विद इट, इतना प्यारा है कि तुरंत प्यार नहीं होगा। इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए को चूज करिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी देखिए, देयर इज, फिर ऑप्शंस है। इस बार दोनों ऑप्शंस में टू ही आया है, ठीक है? तो क्या खास है देखिए, टू मच ह्यूमिडिटी ऑन दिस प्लेस, टू स्टे हेयर फॉर लॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, टू मच ह्यूमिडिटी ऑन दिस प्लेस फॉर एनीबडी टू स्टे हेयर फॉर लॉन्ग। इस बार ये एनीबडी वर्ड ऐड कर दिया गया और यही ऑप्शन करेक्ट है। आप खुद से भी गेस कर सकते हैं सर, आगे से आगे गेस करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा ही। जैसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले ऑप्शन में टू स्टे लिखा तो टू स्टे यानी ठहरना, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट भी तो चाहिए। आप पीछे लौटिए, टू स्टे के पहले प्लेस है, क्या प्लेस स्टे का सब्जेक्ट है? नहीं, स्टे का सब्जेक्ट तो कोई व्यक्ति होगा, कहीं पीछे सब्जेक्ट दिया ही नहीं है सर, देयर थोड़ी ना सब्जेक्ट है स्टे का। तो जब आपने स्टे के पहले फॉर एनीबडी लगा दिया तो वह एनीबडी सब्जेक्ट हो गया। टू स्टे वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट मिसिंग था, तो आपने जब फॉर एनीबडी लिख दिया तो वह एनीबडी सब्जेक्ट हो गया और इस तरीके से बात बन गई। कैसे? ये जगह इतनी, इस जगह पर इतनी ज्यादा आर्द्रता है, गर्मी है कि किसी के लिए भी यहां पर लंबे समय तक ठहरना नामुमकिन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ, एक तरीके से बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी यहां पर लंबे समय तक ठहरना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, इस बार आप फटाफट गेस करिएगा क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस मैन इज, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिस मैन इज, तो और अंदर के ऑप्शंस भी लगभग एक जैसे लगना। देखिए, सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन नॉट चैलेंज हिम,
टू स्ट्रॉन्ग टू चैलेंज हिम। अब ए या बी में से क्या करेक्ट है, पढ़िए फटाफट बताइए सर। ए थर्ड का ए करेक्ट है या बी करेक्ट है, बताइए फटाफट। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है सर, ए करेक्ट है। कैसे? सो दैट सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन नॉट चैलेंज हिम। ए तो करेक्ट है ही सर, है ही। ये व्यक्ति इतना ताकतवर है कि आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। मीनिंग आ गया। जब आपने टू स्ट्रॉन्ग टू चैलेंज हिम लिखा तो बुद्धि खर्च करिए सर। कैसे? तो टू चैलेंज जो है, चैलेंज वर्ब एक्टिव में आपने लिख दी, तो इसके लेफ्ट में जो दिस मैन है, भाई अगर इसे फिट करें ऊपर जो स्पेस है वहां पर सेंटेंस बनाए, तो चैलेंज के लेफ्ट में दिस मैन ही तो आया, और चैलेंज एक्टिव में है यानी कि दिस मैन सब्जेक्ट है। दिस मैन सब्जेक्ट कैसे है सर? चैलेंज ये व्यक्ति थोड़ी ना कर रहा है, चैलेंज इस व्यक्ति को आप करेंगे या आप नहीं करेंगे। भाई पहले ऑप्शन में देखिए ना, चैलेंज का सब्जेक्ट यू दिया हुआ है और वही सब्जेक्ट है। कोई व्यक्ति अगर ताकतवर है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता ना, तो चैलेंज का सब्जेक्ट आप हैं, आप चैलेंज नहीं कर सकते, और व्यक्ति ऑब्जेक्ट है। अगर ये जहां टू चैलेंज लिखा है यहां टू बी चैलेंज्ड होता, मतलब पैसिव, टू बी चैलेंज्ड, तो ये करेक्ट हो जाता। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर यही चीज है। टू स्ट्रॉन्ग, पहला ऑप्शन टू स्ट्रॉन्ग टू चैलेंज हिम, और टू स्ट्रॉन्ग टू बी चैलेंज्ड, पैसिव को चूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि चैलेंज के लेफ्ट में जो दिस मैन है वो सब्जेक्ट नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो फिर जब वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब को पैसिव में होना चाहिए। अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि कैसे पता करते हैं वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो आप इसी सेशन को एक बार फिर से देखिएगा। आप अपने आप से दिमाग लगाइए सर कि कौन किसका क्या हो सकता है। सत्य ही सत्य रहेगा। जैसे आप अपने भाई के भाई हैं, तो कोई अगर कहे कि आप अपने भाई के भाई नहीं है तो झूठ बात है, सत्य तो नहीं है, तो सत्य ही सत्य होगा। आपको साबित करना है कैसे आप उसके भाई हैं। जब आप उस बात को साबित कर सकते हैं कि हाँ मैं अपने भाई का भाई हूं या हाँ मैं अपनी बहन का भाई हूं, तो इसे भी साबित करिए कि कौन सी चीज सत्य है, कौन सी चीज असत्य है। हाँ, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। दो और एग्जाम्पल दिए हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6 पढ़िए। मिस्टर वर्मा इज, दोनों में यही लिखा हुआ है, मिस्टर वर्मा इज। मैं सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बताना चाहता हूं हमेशा से, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। सो लेजी दैट ही रीचेस ऑफिस ऑन टाइम एवरी डे। अब देखिए सर, ये सेंटेंस सो दैट से गलत हो गया। मिस्टर वर्मा 5 और 6 को देखिए, ए बी, ए मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप एक काम करिए सर, खुद से चेक करिए 5 में क्या आंसर होगा और 6 में क्या आंसर होगा। मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, पानी पी लेता हूं मैं तब तक। हाँ, तो आपने जो करना था किया। मिस्टर वर्मा इज, अब इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है। इतनी देर से अभी ये पहला सेंटेंस है जिसमें सो दैट गलत हो गया, जबकि मैं इतनी देर से आपको बता रहा था, आपने देखा कि सो दैट से बना कोई सेंटेंस कभी गलत ही नहीं हुआ। ये गलत हो गया, और जानते हैं क्यों गलत हो गया? जो सो और दैट के बीच में लेजी वर्ड आपने यूज किया है एडजेक्टिव, और जो दैट के बाद की क्लॉज लिखी है, ही रीचेस ऑफिस ऑन टाइम एवरीडे, इसके बीच में कोई सिंक नहीं है। विरोधाभास है। कैसे? ये मिस्टर वर्मा इतने लेजी हैं कि ये हर रोज ऑफिस समय पर पहुंच जाते हैं। ये कैसे संभव है कि कोई लेजी है और ऑफिस भी समय से पहुंच जाता है? मिस्टर वर्मा इतने लेजी हैं, इतने लापरवाह हैं कि रोज ऑफिस टाइम से पहुंच जाते हैं। भाई आपने ही रीचेस लिखा, डज नॉट रीच तो लिखा नहीं। हां, लिखा होता तो सही था कि इतने लेजी हैं कि ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आपने तो लेजी लिखा है और ऑफिस टाइम से पहुंचते हैं ये भी लिख दिया है। तो ये गलती आपसे हुई है, यही आपने गलत कर दिया है। तो आप जब कभी कुछ भी स्ट्रक्चर रखें तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो कुछ भी बन रहा हो वो मीनिंगफुल हो। ऑप्शन नंबर बी देखिए, टू लेजी टू रीच ऑफिस ऑन टाइम
एवरीडे। हमें जिस नेगेटिविटी की तलाश थी, लेजी और रीच में नहीं का आना जरूरी है, तो वो टू टू ने कमी पूरी कर दी। टू लेजी टू रीच ऑफिस ऑन टाइम एवरीडे, वही मीनिंग होगा इस बार इतना की वाला, बस टू टू आ गया तो नहीं भी आ जाएगा। इतने लेजी है कि ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ए और बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, देन यू आर राइट। हाँ, छठा जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। देखिए मैं सिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि एग्जाम चल रहा है तो वहां पर एक ही करेक्ट हो सकता है, मैं तो सिखा रहा हूं, तो मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। इस बार क्या किया हमने, वही सेंटेंस था, ही और रीचेस सो लेजी दैट के बाद ही और रीचेस के बीच में हार्डली लिख दिया। हार्डली इज ए नेगेटिव वर्ड, तो वो जो नहीं वाली कमी थी वो पूरी हो गई कि मिस्टर वर्मा इतने लेजी हैं कि शायद ही कभी या बड़ी मुश्किल से ऑफिस टाइम पर पहुंचते हैं, मतलब नहीं पहुंचते हैं। और टू टू तो करेक्ट है ही, क्योंकि नेगेटिविटी की ही जरूरत रहती है टू टू को, वही नेगेटिविटी इसको मिल रही है। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सेशन 1 पार्ट 1 ओवर होता है। सो दैट की जगह टू टू और टू टू की जगह सो दैट का इस्तेमाल पूरा होता है। कैसे आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में और कैसे आप फिर से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आते जाते हैं, इस बात पे चर्चा पूरी हो जाती है। तो आज अभी के लिए इतना ही। सामने स्क्रीन पे आपको टेबल दी हुई है, अगर आप चाहें तो रिवाइंड करके इसे बाद में फिर से देखिएगा। अगर कहीं पे ऑप्शंस में कोई गड़बड़ी आपसे हुई हो तो आंसर्स दिए हैं, वहां से हेल्प ले लीजिए। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इन सारी चीज़ों को पढ़ाना, क्योंकि यही है ट्रू ग्रामर इन ऑल सेंस। समझ रहे हैं ना, यही वास्तविक ग्रामर है। नाउन मतलब वो सब भी है, लेकिन जो मजेदार ग्रामर है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्लॉजेस में ही है। ठीक है, अच्छा अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें, अपने प्रेशियस कमेंट्स भी दें मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। कल फिर से मिलेंगे एक और सेशन के साथ। अपना अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।